नमस्कार। इस वीडियो में हम इंग्लैंड में कानून बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और साथ ही विधेयक कितने प्रकार के होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। एक बात और है कि विधेयक और कानून में क्या अंतर होता है, इसके बारे में एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, जिसका अध्ययन आप ज़रूर कर लें। विधेयक मूल रूप से, जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है, दो प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक नाम से ही पता चलता है कि ऐसे विधेयक होते हैं जिनका संबंध पूरे देश की जनता से या जनता के अधिकांश भाग से होता है और वो पूरे देश में समान रूप से प्रभावी होते हैं। जबकि निजी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिनका संबंध किसी स्थान विशेष की किसी संस्था से होता है और निजी विधेयकों के द्वारा या तो किसी नई संस्था का निर्माण किया जाता है या किसी भी संस्थान जैसे निगम या नगरपालिका के अधिकारों में वृद्धि की जाती है या किसी भी कंपनी को ज़मीन खरीदने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार किसी विशेष उद्देश्य से निजी विधेयक जुड़ा हुआ होता है। सार्वजनिक विधेयक फिर आगे दो प्रकार के हैं: निजी सदस्यों के विधेयक और सरकारी विधेयक। निजी सदस्यों के विधेयक का अर्थ यह है कि वह विधेयक जो पूरे सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। निजी विधेयक और सरकारी विधेयक में मूलभूत अंतर यही है कि सरकारी विधेयक किसी न किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक रूप से इसका संबंध सरकारी पक्ष से ही होता है, जबकि निजी विधेयक विरोधी दल के किसी भी सदस्य के द्वारा या किसी भी निर्दलीय सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि महत्व की दृष्टि से देखें तो सरकारी विधेयकों का ही अधिक महत्व होता है और लगभग सभी विधेयकों में से 95% से भी अधिक विधेयक सरकारी विधेयक ही होते हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से यदि हम फिर से इस बात का भेद जानने का प्रयास करें कि निजी विधेयक और निजी सदस्यों के विधेयकों में क्या भेद है, तो फिर से हमें जान लेना चाहिए कि निजी विधेयक वे विधेयक होते हैं जिनका संबंध किसी स्थान विशेष की किसी संस्था से होता है और किसी संस्था के अधिकारों को बढ़ाने, उसके लिए किसी भी प्रकार के जमीन या धन या गैस प्लांट की स्वीकृति इत्यादि से हो सकता है। जबकि निजी विधेयकों का जो संबंध है वो सार्वजनिक विधेयक से होता है, किंतु यह किसी मंत्री के द्वारा नहीं वरन किसी भी सामान्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी विधेयक फिर दो प्रकार के होते हैं: साधारण या सामान्य विधेयक तथा वित्त विधेयक। वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसके वित्त विधेयक होने का प्रमाण पत्र कॉमन सभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। अर्थात कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इस बारे में यदि कोई मतभेद है तो उसका प्रमाण पत्र अंतिम रूप से कॉमन सभा के स्पीकर के द्वारा दिया जाता है। और सामान्य शब्दों में ऐसा विधेयक जिसमें धन संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, किसी भी आय या व्यय से उसका संबंध हो, उसे वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयकों के अतिरिक्त जितने भी विधेयक होते हैं वे सब साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं सार्वजनिक विधेयक में सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक पारित होने की प्रक्रिया क्या है। कोई भी सार्वजनिक विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात वह पहले लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या पहले कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यवहार में स्थिति यह है कि अधिकांश विधेयक पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक सदन में विभिन्न विधेयक
निम्नलिखित प्रक्रिया से होकर के गुजरते हैं। पहला चरण है प्रस्तुतिकरण और प्रथम वाचन। प्रस्तुतिकरण की अवस्था में प्रत्येक विधेयक को सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसके शीर्षक को पढ़ा जाता है। शीर्षक को पढ़ने के बाद ही प्रथम वाचन हुआ मान लिया जाता है। वाचन का अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात विधेयक को सदन में पढ़ करके सुनाना। कि तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रथम वाचन की केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र हुई, उसके शीर्षक को पढ़ा और विधेयक को पढ़ा हुआ मान लिया गया। प्रथम वाचन अन्य दो प्रकार से भी संपादित हो सकता है। दूसरे प्रकार के प्रथम वाचन में 10 मिनट के नियम का प्रस्तुतिकरण होता है। इसके अंतर्गत पहले शीर्षक को पढ़ा जाता है और प्रस्तुतकर्ता के द्वारा विधेयक के बारे में थोड़ी सी 10 मिनट की चर्चा की जाती है। उसके विरोध में विरोधी दल के किसी सदस्य के द्वारा अपनी बात रखी जाती है। इस प्रकार कुछ मिनटों के लिए चलने वाला यह प्रथम वाचन होता है। उसके पश्चात उसके कुछ ही दिनों में विधेयक द्वितीय चरण में प्रवेश करता है और उसको द्वितीय वाचन कहते हैं। द्वितीय वाचन के दौरान या द्वितीय वाचन से पहले और प्रथम वाचन के बाद विधेयक को छपाई के लिए भेज दिया जाता है और उसकी प्रति सदस्यों में वितरित कर दी जाती है। तत्पश्चात सदस्य उसका अध्ययन करके द्वितीय वाचन के दौरान उस पर विस्तृत वाद विवाद या चर्चा करते हैं और विधेयक के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह द्वितीय वाचन पूरा हो जाता है और द्वितीय वाचन के पश्चात जो विधेयक है उसको समितियों के पास भेज दिया जाता है। हमने पिछले वीडियो में कॉमन सभा की समिति प्रणाली की चर्चा की थी। तब हमने ये देखा था कि प्रत्येक सार्वजनिक विधेयक को किसी न किसी स्थायी समिति के पास भेजा जाता है और यदि उस विधेयक का संबंध किसी विषय विशेष से हो तो उसे किसी प्रवर समिति के पास भी भेज सकते हैं। समिति स्तर पर उस विधेयक के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक पंक्ति पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाता है। समिति विधेयक के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करती है और उस विधेयक से संबंधित सभी व्यक्तियों को विधेयक के बारे में बात करने के लिए बुला सकती है। समिति में जांच होने के बाद में समिति उसका एक लिखित प्रतिवेदन तैयार करती है और उस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार सदन में जब प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है उसके पश्चात उसका फिर से उसका जो लिखित प्रिंटेड रूप है वो सदस्यों में वितरित कर दिया जाता है और किसी निश्चित दिन उसका तृतीय वाचन किया जाता है। तृतीय वाचन के अंतर्गत उस विधेयक पर समिति स्तर से गुजरने के बाद फिर से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है और अनेक स्तरों पर संशोधन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समिति किसी भी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर सकती है। ब्रिटेन में उसको केवल समिति स्तर पर उसको केवल प्रतिवेदन देने का ही अधिकार है। किसी भी विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का काम संपूर्ण सदन ही करता है और तृतीय वाचन में वाद विवाद होने के पश्चात उस पर मतदान करवाया जाता है। उस मतदान में यदि बहुमत विधेयक के पक्ष में होता है तो तृतीय वाचन और मतदान संपन्न मान लिया जाता है। तब विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में फिर इसी प्रकार के प्रक्रिया से पूरा विधेयक निकलता है। उसका प्रथम वाचन होता है, फिर द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन और तृतीय वाचन तथा मतदान। इस प्रकार से दूसरे सदन में भी विधेयक को जब मतदान के पश्चात स्वीकार कर लिया जाता है तब वह विधेयक सम्राट की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है
और यहाँ पर यह एक अभिसमय या परंपरा है कि सम्राट किसी भी विधेयक पर अपनी अस्वीकृति या वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करता। वह प्रत्येक विधेयक पर अपनी औपचारिक स्वीकृति देता ही है और उस स्वीकृति के मिलने के बाद वह सरकारी गजट में छप जाता है और जिस दिन सरकारी गजट में छपता है उसी दिन से विधेयक को कानून के रूप में स्वीकृत मान लिया जाता है। इस सामान्य प्रक्रिया के बाद महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तब क्या किया जाएगा। ऐसी स्थिति में दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यदि कॉमन सभा के द्वारा पास किया गया कोई विधेयक लॉर्ड सभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए या लॉर्ड सभा उस विधेयक के किसी अंश पर किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन प्रस्तुत करती है, तब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा अपने संशोधन के साथ वो उस विधेयक को फिर से कॉमन सभा में भेजेगी और यदि कॉमन सभा लॉर्ड सभा के संशोधन पर विचार नहीं करती या उसको स्वीकार नहीं करती और लगातार 2 सत्रों में उसे मूल रूप में ही पास कर देती है, मतदान के पश्चात पारित कर देती है, तो उसे लॉर्ड सभा से भी स्वीकृत मान लिया जाएगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि लॉर्ड सभा के पास सार्वजनिक विधेयक के बारे में केवल 1 वर्ष की देरी लगाने की शक्ति मात्र है। वह न चाहे तो भी 1 वर्ष के पश्चात विधेयक उस रूप में पारित हो सकता है जिस रूप में मूलतः कॉमन सभा ने उसे लॉर्ड सभा के पास भेजा था। किंतु यदि कोई विधेयक लॉर्ड सभा में पहले रखा गया है और कॉमन सभा उसको स्वीकार नहीं करती है, लॉर्ड सभा के भेजे गए विधेयक में कॉमन सभा यदि अपना संशोधन रखती है तो लॉर्ड सभा के पास यह शक्ति नहीं है कि वो अपने मूल रूप में ही उसे प्रस्तुत कर दे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कानून निर्माण के क्षेत्र में लॉर्ड सभा के पास सामान्य विधेयकों में केवल 1 वर्ष की देर लगाने की या विलंबनकारी शक्ति दी गई है 1949 के संसदीय अधिनियम के पारित होने के पश्चात। दूसरा जो बिंदु है जो हमें यहाँ समझना है वो है वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। अभी हमने जो प्रक्रिया देखी है वो साधारण विधेयकों के पारित करने की प्रक्रिया देखी है। अब हम वित्त विधेयक के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें। यद्यपि वित्त विधेयक के पारित करने की भी प्रक्रिया उसी प्रकार की है कि उसका भी 3 प्रकार के वाचन होते हैं, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी वित्त विधेयक आवश्यक रूप से पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी बात उसकी विशेषता ये है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इस बात का प्रमाण पत्र भी केवल कॉमन सभा के स्पीकर के पास ही उसको देने की शक्ति है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त विधेयक के बारे में जब चर्चा होती है तो सदन उसकी मांग में कटौती कर सकती है, किंतु किसी भी प्रकार की आय में वृद्धि वो नहीं कर सकती है। इस प्रकार जो भी वित्त विधेयक का प्रारूप है उस प्रारूप में केवल कटौती कर सकती है, आय या व्यय में वृद्धि करवाने का अधिकार सदन के पास नहीं है। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त विधेयक के बारे में लॉर्ड सभा के पास केवल 1 महीने की या 30 दिन की विलंबनकारी शक्ति है। अर्थात वित्त विधेयक आवश्यक रूप से पहले कॉमन सभा में ही प्रस्तुत होगा और वहां से पास होकर के जब लॉर्ड सभा में जाएगा तो लॉर्ड सभा उसको केवल 1 महीने तक अपने पास रोक कर रख सकती है।
वो यदि किसी भी प्रकार के संशोधन प्रस्तुत करती है जिसको कॉमन सभा यदि मान लेती है तो ठीक है, किंतु यदि कॉमन सभा उसको नहीं मानती है तो कॉमन सभा उसे अपने मूल रूप में ही पास करवाने की शक्ति रखती है। इस प्रकार वित्त विधेयकों के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं कि कॉमन सभा की ही शक्तियां निर्णायक होती हैं। यहाँ पर यदि हम समिति स्तर की चर्चा करें तो वित्त विधेयक के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य विधेयक जहाँ किसी न किसी स्थायी समिति या प्रवर समिति के पास भेजा जाता है, वहीं वित्त विधेयक आवश्यक रूप से संपूर्ण सदन की समिति के पास ही भेजा जाएगा। इस प्रकार वित्त विधेयक क्योंकि अधिक महत्व का विषय होता है, इसलिए उस पर विचार करने के लिए संपूर्ण सदन की समिति के सामने ही प्रस्तुत किया जाता है और एक सदन से पास होने के बाद वह दूसरे सदन में जाएगा, अर्थात लॉर्ड सभा में जाएगा। वहाँ से भी वह पास होने के पश्चात सम्राट की स्वीकृति के पास भेजा जाएगा और उसके पश्चात वह कानून बन जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड में कानून निर्माण की प्रक्रिया में लॉर्ड सभा के बजाय कॉमन सभा को अधिक शक्तियां हैं, और दूसरा विधेयकों के क्षेत्र में भी वहाँ पर दो प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक या निजी सदस्यों के विधेयक, और सरकारी विधेयक भी या तो वित्त विधेयक हो सकते हैं या सामान्य विधेयक हो सकते हैं। धन्यवाद।